28 मई 2025। राजस्थान के नागौर के रहने वाले मंजीत पाल सिंह को जान से मारने की धमकी मिलती है। शक की सुई राजू ठेठ गैंग की तरफ उठती है। 28 मई को आनंदपाल के भाई को जान से मारने की धमकी मिलती है। धमकी देने वाला किसी दूसरे गैंग का गुर्गा है और ये धमकी तब मिल रही है जब आनंदपाल इस दुनिया से जा चुका है। तो क्या फिर इस धमकी के पीछे कोई पुरानी रंजिश है या फिर कोई अपने गैंग का वर्चस्व खड़ा करना चाहता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनकी तह में जाने की जरूरत है। ये धमकी मंजीत पाल सिंह को क्यों मिली, ये जानने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। 25 जून 1975 देश में आपातकाल लग चुका था। सियासी उथल पुथल का दौर था। पूरा राजस्थान सामंती व्यवस्था में जकड़ा हुआ था। बेबसी की इन्हीं बेड़ियों को तोड़ने के लिए छटपटा रहा था। 31 मई 1975 आपातकाल के इसी कालखंड में राजस्थान के नागौर जिले के सांवराद में एक लड़के का जन्म हुआ। ये वही बच्चा था जिसने बड़े होकर राजस्थान की मौजूदा सरकार की नाक में दम कर दिया, जिसे दबोचने के लिए पुलिस को 300 ठिकानों पर दबिश देनी पड़ी और सरकारी खजाने से 9 करोड़ रुपए बहाने पड़े। राजस्थान पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड में इसे आनंदपाल सिंह के नाम से जाना जाता है। आनंदपाल उर्फ भाई साहब फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता था। दाऊद को फॉलो करने वाला ग्रेजुएट था। कपड़ों का शौकीन था। शानदार हैट, लेदर की जैकेट और काला चश्मा पहनने का दीवाना था। वो नए जमाने का बाहुबली था। सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर भी थे। साल 1992 कहते हैं बीएड की पढ़ाई कर समाज को बदलने का सपना देखने वाले आनंदपाल को उस वक्त के समाज ने ही गहरे जख्म दिए। बात 90 के दशक की है। आनंदपाल की शादी तय हुई। वो दूल्हा बना और घोड़ी पर सवार हो गया। गांव की अगड़ी जाति को आनंदपाल की ये जुर्रत रास नहीं आई। उसे घोड़ी से उतार दिया गया। लेकिन छात्र नेता से अपनी पहचान बना चुके जीवन राम गोदारा ने उसका साथ दिया और वो 7 फेरों में बंध गया। हालांकि आनंदपाल ने मुसीबत के समय साथ देने वाले इस दोस्त का भी कत्ल किया। उसने गोदारा की हत्या क्यों की, ये चैप्टर हम बाद में खोलेंगे। उससे पहले आपको मौजूदा दौर में लेकर चलते हैं। राजस्थान के उसी सांवराद गांव में आनंदपाल के नाम से रक्तदान शिविर चल रहा है। आनंदपाल का भाई मंजीत पाल सिंह भाई के नाम को जिंदा रखने की कोशिश में समाज सेवा कर रहा है। वो इसी रास्ते से सियासत की सीढ़ियां चढ़ने का इंतजार कर रहा है। ये वही मंजीत पाल है जो अपराध की दुनिया में आनंदपाल के साथ था। जैसे बीकानेर जेल में जब मर्डर हुआ था तो हम लोग के अंदर बंद थे और भाई साहब ने उसको जेपी को मारा। उसके बावजूद हम लोग के अंदर होते हुए भी हमें नामजद नहीं थे, जबकि घटना प्रशासन के सामने होती है। प्रशासन ही करवाने वाला है। उसके बावजूद एफआईआर में हमारा कोई नाम नहीं है क्योंकि हम उस घटना में शामिल नहीं थे। उसके बावजूद मुझे मुलजिम बनाया उसने। साल 1999 1999 से लेकर 2000 के बीच आनंदपाल ने सियासी दरवाजे पर दस्तक देने की भरपूर कोशिश की। शुरुआत पंचायत समिति के चुनाव से हुई, लेकिन मुखिया का चुनाव महज 2 वोट से हारने के बाद उसका रास्ता बदल गया।
सियासी मैदान में हाथ आजमाने की कोशिश में उसे सियासतदानों का साथ मिल गया। सबसे पहले उसने शराब का धंधा शुरू किया। चाहत लेकर किंग बनने की थी। ये वही समय था जब आनंद पाल की राजू ठेठ गैंग से दुश्मनी हुई। वही गैंग जिसके एक गुर्गे ने 28 मई को आनंद पाल के भाई मंजीत पाल को जान से मारने की धमकी दी। राजू ठेठ वही शराब माफिया था जिसके करीबी साथी बलबीर बनुड़ा ने राजू को छोड़कर आनंद पाल का हाथ थाम लिया था और यहीं से राजू और आनंद पाल की रंजिश शुरू हुई। साल 2006। अपराध की दुनिया में आनंद पाल का वर्चस्व कायम हो चुका था। हत्या, अपहरण और फिरौती का दौर शुरू हो चुका था। आनंद पाल ने नागौर के लाडनू में एक ठिकाना बनाया और उसे यातना गृह में तब्दील कर दिया। उसके बाद आनंद पाल ने क्रूरता की ऐसी कहानी लिखी जिसे सुनकर लोगों का दिल थर्रा उठे। पुलिस की एक फाइल के मुताबिक आनंद पाल के गैंग ने नानूराम नाम के शख्स के शरीर के टुकड़ों को तेजाब से जलाया और उसके दांत और हड्डियों को पीसकर पानी में बहा दिया ताकि कोई सबूत ना मिले। आनंद पाल जिन लोगों को अगवा करता था उसे पिंजरे में बंद करके रखता था। वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर खून की होली खेलता था। उसे जब कभी पुलिस पकड़ने आती थी वो उनसे जंग लड़ता था। यही वजह है कि उसके ठिकानों पर छापे मारने से पहले पुलिस कर्मियों को खास ट्रेनिंग दी जाती थी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गैंगस्टर की जिसके पिता पुलिस में थे और खुद क्रांतिकारियों की किताबें पढ़ा करता था। आखिर वो कैसे अपराधी बन गया, क्या कारण रहे, क्या कुछ उसकी कहानियां रही और उसके बारे में एक बात कही जाती है कि उसे पकड़ने के लिए करीब 2500 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को विशेष ट्रेनिंग भी दी गई थी। तो ऐसे में इन तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम पहलुओं को लेकर एनडीटीवी जानेगा और आप लोगों को बताएगा कि कैसे वो अपराधी बना। आनंद पाल का अभेद्य माना जाने वाला ये किला अब कैसा है, इसे देखने के लिए आपको एनडीटीवी की टीम के साथ लाडनू गांव चलना होगा। किले नुमा गेट के अंदर प्रवेश करने पर हमारी नजर बंदूकधारी बॉडीगार्ड्स पर पड़ती है। किसी को बिना तलाशी दिए अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आनंद पाल और उसके भाई मंजीत का अपराध की दुनिया से नजदीक का नाता रहा है, लिहाजा दुश्मन भी ज्यादा हैं। आज भी आनंद पाल के गुर्गे इलाके में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए मंजीत ने सुरक्षा चाक चौबंद बना रखी है। तो सामने वो बेटा था जगदीश प्रसाद, उसके हाथ में वेपन था और उसने फायरिंग शुरू कर दी। सीधी आमने सामने हाँ, आमने सामने फायरिंग शुरू कर दी। उस दौरान इस दौरान बलवीर जी जब उसने फायरिंग शुरू की तो वो सामने आ गए। अच्छा। और बलवीर जी के दोस्त की जान बचाने के लिए। हाँ, वो भाई साहब की जान बचाने के लिए सामने आ गए और उनके सीधी हार्ट में गोली लगी और वो वहीं एक्सपायर हो गए थे। आनंद पाल जुर्म को अंजाम दे रहा था और उसकी क्राइम कुंडली मोटी होती जा रही थी। उस पर 5 लाख का इनाम भी रख दिया गया था क्योंकि अपराध के पन्नों में उसके खिलाफ 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके थे। बढ़ते मुकदमों के बीच आनंद पाल की लोकप्रियता भी बढ़ रही थी। वो राजपूत समाज का मसीहा बनने की राह पर था। लोग एक अपराधी में नायक का अक्स देख रहे थे। यही वजह है कि नागौर के तत्कालीन एसपी रहे परिस देशमुख कहते हैं कि अपराधी कभी नायक नहीं हो सकता। बड़ा घिनौना मर्डर उन्होंने किया उसकी गैंग ने, कि जिसमें एक आरोपी को किडनैप किया, किडनैप करके उसके टुकड़े कर दिए, उन टुकड़े को एसिड के ड्रम में डाल दिया, महीने भर तक एसिड में रखा, जब हड्डियाँ गल गई उस एसिड को फेंक दिया। इस दूसरा एक केस है जिसमें ही ओपनली एक ब्रॉड डे लाइट में अपनी गन्स लेके जाता है और एक दुकान पे जाके एक व्यक्ति को गोलियों से छलनी कर देता है। फिर उसके बाद एक्सटॉर्शन करने में, ये सब करने में लग जाता है। फिर पुलिस की कस्टडी से भाग जाता है। फिर पुलिस वालों पे हमला करता है। कुछ 1-2 गाड़ियाँ भी उसने लूटी हैं, उसने गाड़ियाँ भी लूटी हैं। तो कई लोग से जब हम ये तर्क करते हैं कि भाई ये है, तो इनके बड़े
इम्पॉसिबल से और इरेशनल से कमेंट्स या जवाब आते कि ये साहब कोई रेपिस्ट थोड़ी है। तो आई डोंट नो कि भाई वेदर मर्डरर इज मोर सीरियस है। हाउ डू यू कंपेयर दिस टू क्राइम्स? क्राइम इज़ अ क्राइम। इवन मर्डर, एक्सटॉर्शन, सुपारी किलिंग्स, कई इसने सुपारी किलिंग्स की है। तो और समाज के उस चेहरे को देख के मुझे आज भी दुख होता है कि देयर इज सम सेक्शन जिन्हें आज भी लगता है कि अच्छा आदमी है। कानून किसी भी अपराधी को मसीहा के तौर पर नहीं देखता, लेकिन आनंदपाल के गांव सांवराद में आज भी आनंदपाल को कुछ लोग इसी चश्मे से देखते हैं। अच्छा व्यवहार था, अच्छा पढ़ा लिखा अच्छा था, लेन देन अच्छा था, किसी से गलत शब्द नहीं बोलता था, जी से कहता था जी को आता था, बहुत ही अच्छा लड़का। ऐसा तो पैदा ही नहीं हो सकता है ये गांव में, क्या राजस्थान के अंदर नहीं हो सकता। आनंदपाल जी मेरे पड़ोसी थे और हम बचपन से भी साथ में खेले कूदे हैं। और आनंदपाल जी ने बढ़िया पढ़ाई की थी और वो बीएड भी कर लिया था और मास्टर की नौकरी लगना चाहते थे, लेकिन फिर कोई राजनीतिक वश ऐसा माहौल बना कि वो क्राइम की दुनिया में चले गए। कोई हमने तो कहीं फॉल्ट नहीं देखा परिवार को। परिवार, इनके फादर भी वो अच्छे आदमी थे, चुनाव जीते हैं ना, डायरेक्टर का चुनाव जीते हैं, ऐसे कौन वोट देता है? खुद ही वो चुनाव जीता हुआ था, डायरेक्ट चुनाव जीता हुआ था और अच्छी छवि का लड़का। अब तक आनंदपाल अपराध करने के तरीके बदल चुका था। 20 गुर्गों से शुरू हुआ उसका गैंग 200 गुर्गों के लश्कर में तब्दील हो चुका था। अप्रैल 2006 से जून 2006 के बीच आनंदपाल ने 2 ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जिसकी गूंज राजस्थान विधानसभा में भी सुनाई दी। आनंदपाल ने गोपाल फोगावट की हत्या की और उसके कुछ दिन बाद अपने बहुत करीबी रहे जीवन राम गोदारा का कत्ल कर दिया। मामला अवैध धंधे का था, लिहाजा एक दोस्त से भी दुश्मनी हो गई और गोदारा मारा गया। 2012 में जयपुर के एक फार्म हाउस से जब आनंदपाल को गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से AK-47 राइफल के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट भी मिली थी। आनंदपाल को बीकानेर जेल भेजा गया, लेकिन 2015 में वहां गैंग वॉर हुई, आनंदपाल भी जख्मी हुआ। तीन सितंबर 2015 एक केस की सुनवाई के लिए आनंदपाल को नागौर कोर्ट लाया गया। वापसी में पुलिस उसे जयपुर सेंट्रल जेल लेकर जा रही थी। रास्ते में आनंदपाल ने पुलिस वालों को मिठाई खिलाई जिसमें नशीला पदार्थ था। सब कुछ पहले से तय था। मौके पर आनंदपाल के नकाबपोश गुर्गे पहुंचे और आनंदपाल पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। साथ में पुलिस की AK-47 राइफल भी ले गया। साल 2015 में आनंदपाल के भाई रविंद्रपाल और साथी देवेंद्र उर्फ गट्टू ने आनंदपाल को पुलिस कस्टडी से भागने में मदद की थी। 2017 में SOG ने दोनों को दबोच लिया। इन दोनों की गिरफ्तारी ने ही यह तय कर दिया कि अब आनंदपाल का आतंक काल खत्म होने वाला है। पुलिस की सख्ती के बाद आनंदपाल का भाई रविंद्रपाल टूट गया और उसने अपने ही भाई का ठिकाना बता दिया। 24 जून 2017 है। पुलिस आनंदपाल को पिछले 2 साल से तलाश रही थी। 150 पुलिस वालों के साथ कमांडोज ने चुरूर के मालासार गांव को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस ने आनंदपाल के भाई रविंद्रपाल को ढाल बनाया। 3 बार सरेंडर करने की मुनादी की गई। भाई रविंद्रपाल से कहलवाया गया कि पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ही मिनट बाद अमावस की काली रात के सन्नाटे में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। अगले दिन हर अखबार में खबर थी कि गैंगस्टर आनंदपाल मारा गया। आनंदपाल के एनकाउंटर में शामिल रहे अधिकारी सूर्यवीर सिंह राठौर ने क्या बताया, सुनिए। 24 जून को आनंदपाल के जो ब्रदर है रुपेंद्र पाल और गट्टू दोनों वहाँ पहुंचे। हम लोगों ने उन दोनों को राउंड अप किया। पूछताछ में ज्ञात आया कि आनंदपाल मालासर में एक श्रवण सिंह राठौड़ है उसके मकान में छिपा हुआ है। उसके बाद हम लोग इन दोनों आरोपियों को लेकर रवाना हुए।
उस सरवण सिंह के मकान की, जो कि बीकानेर हाईवे पर स्थित था, उसकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी करने के बाद करीब 50 मिनट तक पुलिस और आनंद पाल के बीच में मुठभेड़ चली। उस मुठभेड़ में एक्सचेंज ऑफ फायर में आनंद पाल मारा गया। आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद नागौर में बड़ा आंदोलन हुआ। एनकाउंटर पर कई सवाल उठे। ये कहा गया कि आनंद पाल सरेंडर करने को तैयार था, लेकिन धीरे धीरे सारे सवाल दफन कर दिए गए। 7 साल बाद आनंद पाल की मौत का चिन्ह फिर से खड़ा हो गया। 24 जुलाई 2019 में जिस सीबीआई ने एनकाउंटर की क्लोजर रिपोर्ट दी थी, जोधपुर की सीबीआई कोर्ट ने उसी फाइल को फिर से खोल दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि गैंगस्टर आनंद पाल का कत्ल किया गया। यह कत्ल पुलिस ने किया। अदालत ने 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मर्डर का केस चलाने की सिफारिश की। भाई साहब के इनकाउंटर की जो पैरवी कर रहे हैं, वो केस की, वो जो कोर्ट में चल रहा है, उसकी पैरवी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो नेता है और जो उस इनकाउंटर में शामिल थे, वो इनको कहीं ना कहीं आज भी लगता है कि भाई हम ये लोग पैरवी करेंगे तो हमें स्वाभाविक है कि हमें जेल के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कोर्ट में तो दूध का दूध और पानी का पानी होना है और स्वाभाविक रूप से इनको जेल में जाना ही पड़ेगा। तो ये चाहते हैं कि भाई मेरे पे हमला करवा के कैसे भी करके इस मुकदमे को रोका जाए। हमने इस बारे में दिनेश एमएन साहब को कई बार प्रार्थना पत्र दिए हैं, डीजी साहब को दिए हैं, यहाँ के एसपी साहब को दिए हैं और कलेक्टर साहब को दिए हैं। हमने मांग की है कि हमें सुरक्षा व्यवस्था हमारी करी जाए, ताकि हम लोग भी जैसे सुखदेव जी शिकार हुए हैं या कोई अन्य कोई शिकार हुआ है, उस तरीके से हम भी इसका शिकार नहीं हो। आनंद पाल की ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक गैंगस्टर का सफाया हो चुका है, लेकिन अदालत में उसकी तारीख लगने का दौर जारी है। बेशक आनंद पाल दुर्दांत अपराधी था, गैंगस्टर था, लेकिन 7 साल बाद जो कुछ हुआ वो न्याय के इतिहास में सामान्य घटना नहीं थी। अदालत ने आनंद पाल के एनकाउंटर को हत्या करार दिया और इससे आनंद पाल के परिवार में न्याय की उम्मीद जगी है।